हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज नोन एज अमाइनो एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स नेम। जैसा कि आपको याद भी होगा, फैटी एसिड के लास्ट में जो एसिड वर्ड है वो एसिडिक नेचर उसे इसीलिए मिला है क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में COOH ग्रुप था, दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इन द सेम वे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो एसिड टर्म है ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में भी COOH ग्रुप होता है। ऑल्सो यहाँ पर जो एमाइनो वर्ड है वो रिलेट करता है NH2 ग्रुप से। इट मीन्स एमाइनो एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स में एमाइनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी पाया जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द एमाइनो एसिड्स फ्रॉम द बेसिक। Actually, there are approximately 300 amino acids which are present in various animals, plants and microbial system. तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कलेक्टिवली 300 अमाइनो एसिड अप्रोक्सीमेटली पाए जाते हैं। बट ओनली 20 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन इनमें से भी केवल और केवल 20 अमाइनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसीलिए ऐसे अमाइनो एसिड्स को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है दैट कैसे ये अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनते हैं। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी बनी हुई होती है सेल से, और अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं तो ये भी सेल के अंदर ही बनते हैं। हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स, प्रोटीन, एंजाइम्स का सिंथेसाइजेशन होता है उनके लिए इंफॉर्मेशन सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल में होती है। तो आपकी बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स बन रहे हैं उनके लिए भी आपकी सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट DNA में इंफॉर्मेशन होगी। आपने ये सुना भी होगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनाने के लिए आपको सेंट्रल डोग्मा समझ में आना चाहिए। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग एक DNA जब अपनी कॉपी बनाता है सो दैट इज नोन एज DNA रेप्लिकेशन। और DNA रेप्लिकेशन के दौरान जो भी जीन या जो भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी करता है वो न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज में कैरी करता है, लाइक एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन। बट क्योंकि अगर DNA के पास किसी प्रोटीन या अमाइनो एसिड को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन है लेकिन DNA खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो सबसे पहले DNA को अपनी इस इंफॉर्मेशन को पास करवाने के लिए अपने आप को ऐसे न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है जो कि इस मैसेज को कैरी भी कर सके और आगे जाके वो स्पेसिफिक प्रोटीन भी बना जिसके लिए इस DNA के पास इंफॉर्मेशन थी। तो DNA सबसे पहले अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है mRNA में, दैट इज नोन एज मैसेंजर RNA, जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करके प्रोटीन भी बना सकता है एज वेल एज DNA की इंफॉर्मेशन को आगे कैरी भी कर सकता है। तो जब DNA से mRNA में कन्वर्जन होता है तो इस कन्वर्जन के दौरान आपके mRNA में जो लैंग्वेज होती है मैसेज को कैरी करने की वो भी न्यूक्लियोटाइड ही होती है, बट वहां पर सिर्फ स्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है। आपके DNA की जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट है दैट इज एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, जबकि mRNA की जो स्क्रिप्ट है दैट इज एडेनिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन, साइटोसिन। यानी कि यहाँ पर यूरेसिल और थाइमिन में डिफरेंस है क्योंकि DNA से mRNA के अंदर मैसेज ट्रांसफर करते वक्त लैंग्वेज में चेंज नहीं हुआ है, केवल और केवल स्क्रिप्ट में चेंज होता है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद इस mRNA के पास इंफॉर्मेशन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब अगर आपकी सेल के अंदर इस mRNA को प्रोटीन बनाना है तो इसके ऊपर सेल के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन फैक्ट्री आकर अटैच होती है जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। अब राइबोसोम जब इस mRNA को रीड करना स्टार्ट करते हैं सो mRNA के ऊपर पाए जाते हैं जेनेटिक कोडॉन, यानी कि mRNA के ऊपर जो इंफॉर्मेशन कैरी की गई है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इन 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है एक ट्रिपलेट। जब आपका राइबोसोम इस mRNA के ऊपर बाइंड होता है तो पहले ट्रिपलेट को रीड करके
वो ट्रिपलेट जेनेटिक कोडॉन जिस एमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करता होगा वही एमाइनो एसिड आपका राइबोसोम बना देगा। उसके बाद जब सेकेंड जेनेटिक कोडॉन के ऊपर राइबोसोम मूव करता है तो सेकेंड जेनेटिक कोडॉन को पढ़ने के बाद राइबोसोम उस एमाइनो एसिड को जोड़ना स्टार्ट करता है जो कि सेकेंड जेनेटिक कोडॉन कोड करता हो। यानी कि ये जो एमआरएनए के ऊपर ट्रिपलेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जेनेटिक कोडॉन स्पेसिफिकली एक एमाइनो एसिड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और इन एमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बन जाता है प्रोटीन। अब एमआरएनए से जब प्रोटीन का कन्वर्जन होता है तो आप देख सकते हो एमआरएनए की जो लैंग्वेज है दैट इज न्यूक्लियोटाइड, जबकि प्रोटीन की लैंग्वेज है एमाइनो एसिड, क्योंकि लैंग्वेज में कन्वर्जन हो रहा है और लैंग्वेज कन्वर्जन को ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से डीएनए के पास जो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन थी, जो एमाइनो एसिड बनाने की इंफॉर्मेशन थी, वो कैसे पास हुई और किन प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली एक सेल के अंदर प्रोटीन बन पाता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि जो भी प्रोटीन आपकी बॉडी में बन रहा है वो केवल और केवल 20 ही अमीनो एसिड से मिलकर क्यों बनता है? नाउ लेट्स डिस्कस इट। सो दिस इज बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल नेचर ऑफ जेनेटिक कोडॉन। ये इसीलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं यानी कि ये ट्रिपलेट्स, ये सारे के सारे सेम पाए जाते हैं। यानी कि अगर मेरे अंदर AUG मेथियोनिन के लिए एनकोड करता हो फॉर एग्जांपल, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो AUG ट्रिपलेट कोडॉन है वो मेथियोनिन नाम के अमीनो एसिड के लिए ही एनकोड करेगा। और क्योंकि बिना इन जेनेटिक कोडॉन के आपका राइबोसोम कोई भी अमीनो एसिड नहीं बना सकता, और क्योंकि ये जेनेटिक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ 20 ही अमीनो एसिड्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जब भी सेल के अंदर प्रोटीन बनाना होता है, इस वजह से क्योंकि जेनेटिक कोडॉन ही 20 अमीनो एसिड्स के लिए एनकोड करते हैं, तो आपकी बॉडी में जितने भी प्रोटीन बनेंगे वो केवल 20 ही अमीनो एसिड से मिलकर बने होंगे। सो कंक्लूसिवली आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन 20 ही अमीनो एसिड से इसलिए बना होता है क्योंकि हमारी बॉडी में जो जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं जो अमीनो एसिड को बनाते हैं वो केवल और केवल 20 ही अमीनो एसिड को एनकोड कर सकते हैं। तो जो प्रोटीन भी बॉडी में बनेगा वो 20 ही अमीनो एसिड से मिलकर बना होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ अमीनो एसिड. So this is the definition. Amino acids are the monomeric units of the protein. As we all know that multiple repetition of amino acids leads to the formation of protein. आपके प्रोटीन को बनाने के लिए जो मोनोमरिक यूनिट की जरूरत होती है दैट इज अमीनो एसिड। सेकेंड पॉइंट, इट इज ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल। हम सभी जानते हैं ये ऑर्गेनिक हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं और इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है इन कंपैरेटिव टू प्रोटीन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल। ऑल्सो इनका साइज भी 800 डाल्टन से कम होता है, इसीलिए इन्हें बायो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। स्ट्रक्चरली दे हैव टू फंक्शनल ग्रुप। किसी भी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चरल डेफिनेशन देखी जाए तो अमीनो एसिड्स ऐसे कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जिनके स्ट्रक्चर में दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। फर्स्ट वन, as the name indicates, amino group NH2 group, and second is carboxylic group, that is COOH group. Amino group represent amino, carboxylic group represent acid, that is why amino acid. अब किस तरीके से इसके स्ट्रक्चर में एमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों पाए जाते हैं, इसे समझने के लिए आपने क्लास 12th में भी ये चीज पढ़ी होगी दैट एमाइनो एसिड्स आर नोन एज सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन यानी कि सबसे पहले आप मीथेन का स्ट्रक्चर बना दो, दैट इज CH4। अब CH4 में एक हाइड्रोजन को छोड़कर जो बाकी 3 हाइड्रोजन है, अगर आप उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दो तो मीथेन के स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एमाइनो एसिड बन सकता है। अब आप सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? देखो, पहले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे आप अमाइनो ग्रुप से, दूसरे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करोगे आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और तीसरे हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो R ग्रुप से। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो NH2 ग्रुप भी है, COOH ग्रुप भी है, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा भी था कि स्ट्रक्चरली अमीनो एसिड के पास एक अमीनो ग्रुप भी होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है। नाउ अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी दैट R ग्रुप क्या है। देखिए, वैसे तो सारे के सारे अमीनो एसिड्स बिल्कुल सेम दिखते हैं इसी की तरह, बट डिफरेंस उनमें
क्रिएट होता है इस R ग्रुप की वजह से, क्योंकि हर एक अमाइनो एसिड में NH2 ग्रुप, H ग्रुप और COOH ग्रुप बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो चेंज जनरेट करता है दैट इज R ग्रुप। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल ग्रुप। हर एक अमाइनो एसिड में, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में प्रोटीन 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो वो 20 के 20 अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनका R ग्रुप हमेशा अलग अलग होता है। नाउ एज यू कैन सी, यहां पर मैंने अल्फा कार्बन लिखा है। अल्फा कार्बन जिन भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में होता है उन्हें अल्फा अमाइनो एसिड्स कहते हैं। एज यू कैन सी, अल्फा कार्बन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर नोन एज अल्फा अमाइनो एसिड्स। नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है दैट अल्फा कार्बन क्या है। अल्फा कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप के ठीक बाद पाए जाते हैं। एज यू कैन सी, NH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद भी कार्बन है। COOH भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाद भी कार्बन है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन कंटेन करने वाले जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं उन्हें आप अल्फा अमाइनो एसिड कह देते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपके बॉडी के अंदर भी अमाइनो एसिड इसी फॉर्म में पाए जाते हैं? सो लेट्स डिस्कस। So students, as you can see, the amino acids mostly exist in ionized form inside the biological system. किसी भी biological system में living organism की body के अंदर amino acid exist करते हैं तो ionized form में exist करते हैं। ionized form यानी कि उनके ऊपर कोई ना कोई charge होता है। So always remember, amino acid के structure में जो carboxylic group होता है that is acting as proton donor, और proton donor हमेशा अपने प्रोटॉन को हाइड्रोजन की फॉर्म में डोनेट करता है। दैट इज वाई इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन डोनेट हो चुका है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। और हमेशा किसी भी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो NH2 ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। क्योंकि NH2 ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर चुका होता है तो ये NH3 बन जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आपकी बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो बॉडी के अंदर आयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इनके स्ट्रक्चर से एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इस कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे अलग ग्रुप हैं। नोट, because most of the amino acid structure contains 4 different groups attached to the carbon atom. क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो ये कार्बन एटम है वो चारों तरफ से डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होता है। इस वजह से इस कार्बन को एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन भी कहा जाता है। और आपने कार्बोहाइड्रेट में जरूर ये चीज पढ़ी होगी कि एसिमेट्रिकल कार्बन जिन कंपाउंड्स में होता है वो पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को या तो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं या तो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। यानी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर के भी हो सकते हैं, लीवो रोटेटरी नेचर के भी हो सकते हैं। यानी कि उनके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि अमाइनो एसिड के पास भी एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है, तो आप जब भी इस अमाइनो एसिड से जिसके पास कायरल कार्बन होता है उससे एक पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो या तो इस कायरल कार्बन से टकराने के बाद वो पोलराइज्ड लाइट राइट डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगी। सो दैट इज नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी अमाइनो एसिड। जबकि कई बार पोलराइज्ड लाइट जब इस कायरल कार्बन से टकराती है सो आफ्टर दिस या तो ये पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, तो उन अमाइनो एसिड को आप लीवो रोटेटरी अमाइनो एसिड कह सकते हो। यानी कि आपके अमाइनो एसिड्स के पास भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी एक अमाइनो एसिड में नहीं होती है, दैट इज ग्लाइसीन। क्यों? क्योंकि ग्लाइसीन के स्ट्रक्चर में जो R ग्रुप है वो भी हाइड्रोजन है। अगर मैं यहां पर R की जगह H लिख दूं तो ये आपके ग्लाइसीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन क्योंकि आपके ग्लाइसीन के स्ट्रक्चर में R ग्रुप भी हाइड्रोजन है तो ये ग्लाइसीन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट जो कार्बन है वो तो एसिमेट्रिकल कार्बन होगा ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन के दो साइड तो हाइड्रोजन ही हो गया। जबकि हमने तो कहा एसिमेट्रिकल कार्बन वो होंगे जिनके चारों ओर अलग अलग ग्रुप हो, क्योंकि एसिमेट्रिकल कार्बन ही नहीं होता है ग्लाइसिन के पास, इसीलिए उसके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। Now, one of the most important point that all the proteins are exclusively composed of L-amino acid. Biological system में जितने भी proteins पाए जाते हैं वो exclusively L-amino acid से मिलकर बने होते हैं। अब आपने L और D आइसोमर्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड लास्ट कार्बन पर
OH ग्रुप की पोजीशन राइट डायरेक्शन में होती है तो आप उसे डी आइसोमर कह देते हो। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH की पोजीशन लेफ्ट साइड हो तो आप उसे एल आइसोमर कह देते हो। इसी तरीके से एमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में इस अल्फा कार्बन के अराउंड आपकी NH2 की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि वो एल फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होगा या डी फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड होगा। अगर इस अल्फा कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड है सो दैट इज एल एमाइनो एसिड। लेकिन अगर आपके अल्फा कार्बन के राइट हैंड साइड पर एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है सो दैट इज नोन एज डी एमाइनो एसिड। तो हमारी बॉडी में ये डी एमाइनो एसिड नहीं पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो एल एमाइनो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाउ पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एमाइनो एसिड साथ जुड़कर प्रोटीन नाम के पॉलीमर को बनाते हैं। तो एमाइनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है। आखिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है इसे समझते हैं। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए आपको दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पहले एमाइनो एसिड का जो COOH ग्रुप होगा वो अपने OH ग्रुप को कंट्रीब्यूट करेगा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, और इस पहले एमाइनो एसिड के बाद जो दूसरा एमाइनो एसिड होगा उसका एमाइनो ग्रुप अपना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट करेगा फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एज यू कैन सी यहाँ पर 3 एमाइनो एसिड मैंने बना रखे हैं। जैसा कि मैंने इंफॉर्मेशन में बताया कि पहले एमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो अपना OH डोनेट करेगा फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस पहले एमाइनो एसिड के बाद जो दूसरा एमाइनो एसिड है वो अपने एमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन को डोनेट करता है फॉर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अल्टीमेटली H2O का रिमूवल होता है और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। सो इस तरीके से H2O के रिमूवल के बाद आपके एमाइनो एसिड्स के बीच बन जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आर वेरी रिजिड बॉन्ड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अगर आपको कभी गेस करना हो कि किसी भी प्रोटीन की चेन में पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर क्या होगा, तो अगर आपको उस प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट एमाइनो एसिड का नंबर पता है तो उसमें से आप 1 घटा दो, वो पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर होगा। जैसे कि इस प्रोटीन की चेन में 3 एमाइनो एसिड है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एमाइनो एसिड में रख दूंगा 3 - 1 = 2, यानी कि यहाँ पर इस 3 एमाइनो एसिड के प्रोटीन के अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एज यू कैन सी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो आपके पहले अमाइनो एसिड अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH को डोनेट करता है, इसके बाद प्रेजेंट जो दूसरा अमाइनो एसिड होगा वो अपने अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। अल्टीमेटली H2O के रिमूवल के बाद पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको अमाइनो एसिड क्लियर हो गया हो। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। See you in the next lecture. Till then, keep learning, keep exploring, and always remember, biochemistry is the most interesting subject. Thank you so much.